Conceptual question number 2.7. Why a particle experiencing only one force cannot be in equilibrium? एक पार्टिकल के ऊपर एक सिंगल फोर्स अप्लाई हो रही है, एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है, तो उस वक्त वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होता? तो एक पार्टिकल या एक बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमारा माइंड जाना चाहिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर। एक बॉडी को कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होने के लिए कम से कम वन पेयर ऑफ फोर्सेस चाहिए, एक से ज्यादा फोर्सेस चाहिए जो पेयर की फॉर्म में हो, चाहे एक पेयर हो चाहे एक से ज्यादा पेयर हो, लेकिन पेयर की फॉर्म में फोर्सेस चाहिए और वो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो। सिर्फ इक्वल एंड अपोजिट होने से भी नहीं चलेगा, इक्वल एंड अपोजिट हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो। यह एक बॉडी है, यानी अभी हमने बता दिया कि एक बॉडी को कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होने के लिए एक पेयर ऑफ फोर्सेस या एक से ज्यादा पेयर ऑफ फोर्सेस चाहिए। अब एक पेयर ऑफ फोर्सेस में दो फोर्सेस होती है, वो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए और एक बॉडी पर लगती है तो उनका जो लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए। जैसा कि मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, 5 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब देखिए ये दोनों सेम लाइन के अलाउंड लग रही है, तब जाके ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होगी और बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। अगर इन दोनों फोर्सेस का मैं लोकेशन तब्दील करूं, इसको मैं डाउनवर्ड लेके जाऊं, इसको मैं अपवर्ड लेके जाऊं, तो क्या होगा? फोर्सेस कुछ ऐसे लगेगी, तो ये बॉडी रोटेट करने लगेगी। तो रोटेशन से बॉडी के ऊपर जो सम ऑफ टार्क है वो जीरो नहीं होगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बावजूद बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। सो पेयर ऑफ फोर्सेस, एक पेयर ऑफ फोर्सेस या एक से ज्यादा पेयर ऑफ फोर्सेस लगनी चाहिए और हर पेयर के अंदर दो फोर्सेस है वो इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए और वो जो दोनों फोर्सेस सेम लाइन के अलोंग लगनी चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन सेम होनी चाहिए, तब जाके वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। क्योंकि उस वक्त दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। 2 न्यूटन, ये देखिए 2 न्यूटन पेयर ऑफ फोर्सेस है, ये इक्वल एंड अपोजिट है और सेम लाइन के अलोंग एक्ट हो रही है। 5 न्यूटन पेयर ऑफ फोर्सेस है और ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट है और सेम लाइन के अलोंग एक्ट हो रही है। अगर डिफरेंट लाइन के अलोंग एक्ट हो जाए तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी, फिर बॉडी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो एक बॉडी को कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। सेकंड जो कंडीशन है वो हमारे पास है सम ऑफ टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होगी। लेकिन जो सिंगल फोर्स की केस में अगर एक पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रही हो, उस केस के अंदर सिंगल फोर्स कभी कैंसिल होती नहीं है। जब एक पार्टिकल पर सिंगल फोर्स लगेगी तो वो जो सिंगल फोर्स वो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करेगी। सपोज एक बॉडी है यहाँ पर, इस बॉडी को आप इस डायरेक्शन में पुल करें तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर फोर्स लग रही है, इसका मतलब फोर्स लग रही है तो यहाँ एक्सेलरेशन भी पैदा होगा क्योंकि सिंगल फोर्स है, कहीं और डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही। तो सिंगल फोर्स से बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी क्योंकि सिंगल फोर्स बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा करती है। यहाँ हम लिख सकते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ h is equal to 0, sum of tau is equal to 0. But in case of single force, body does not satisfy these conditions. इक्विलिब्रियम के कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए पेयर ऑफ फोर्सेस चाहिए।
उन पेयर ऑफ फोर्सेस के अंदर जो फोर्सेस है वो इक्वल एंड अपोजिट हो और सेम लाइन के अलॉन्ग एक्ट करे, तब जाके कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होते हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। सिंगल फोर्स के केस में कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई नहीं होते। Conceptual question number 2.8. To open a door that has a handle on the right and hinges on the left, a torque must be applied. Is the torque clockwise or counterclockwise? That is anti-clockwise. When viewed from above, does your answer depend on whether the door opens towards or away from you? एक दरवाजे का जो हिंजेस है लेफ्ट साइड पे है, हिंजेस मीन्स कब्जा, ये मैंने हिंजेस शो किया हुआ है। दरवाज़ा देखो ना, ये हमारे पास फ्री एंड है, ये जुड़ा हुआ है फ्रेम के साथ, ये लोहे के हिंजेस है जिसको हम कहते हैं कब्जा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये लेफ्ट साइड पे है, जबकि हैंडल जो है वो राइट साइड पे है। तो आपने इस दरवाजे के टॉप व्यू से देखना, यहाँ से जब टॉप व्यू से देखेंगे, जब आप दरवाजे को अपनी तरफ खोलते हैं ऐसे, सपोज ये रूम के अंदर साइड है, ये दरवाज़ा लगा हुआ है, आपने इसको अंदर अपने तरफ क्या करना है, पुल करना है, अंदर की तरफ पुल करना है अपनी तरफ। तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज में ये दरवाज़ा रोटेट करेगा। अगर ऊपर से आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा। देखिए मैं यहाँ पर सपोज ये हमारे पास हिंज है, ये हिंज है, ये हैंडल है। जब हम इसको अपनी तरफ पुल करेंगे ऐसे, तो इसका मतलब कि क्लॉकवाइज, देखो यहाँ पर टॉप व्यू से देखेंगे ये क्लॉकवाइज, घड़ी वार देखो ये ऐसे क्लॉकवाइज होगा। अगर आप इसको अपने से दूर, अगर अपने से पुश करेंगे, अगर आप इसको अपने से दूर पुश करेंगे तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। सो इस केस में जब आप दरवाजे को अपनी तरफ पुल करते हैं, आप अपनी तरफ खींचते हैं, तो दरवाज़ा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इट मीन्स दरवाजे के अंदर जो टार्क प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अगर आप दरवाजे को पुश करें अपने से दूर, तो क्या होगा, दरवाज़ा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। इसका मतलब दरवाजे के अंदर जो टार्क प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। ये गिवन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये तभी होगा जब हिंजेस लेफ्ट साइड पे हो और हैंडल राइट साइड पे हो, तो हिंजेस राइट पे और हैंडल लेफ्ट साइड पे हो, तो फिर इसका इस आंसर पे जो मैंने लिखा है उसका उलट होगा, आंसर ये नहीं होगा। पेपर के अंदर इस क्वेश्चन को चेंज करके भी दे सकता है। उस सूरत में आपने खास ख्याल रखना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर आपने आंसर देना है। यानी कि कंडीशन अलग होगा तो आंसर भी अलग होगा। तो इस कंडीशन में हिंजेस लेफ्ट साइड पे है और हैंडल राइट साइड पे है, तो जब आप अपनी तरफ पुल करेंगे तो टार्क जो प्रोड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज में होगा, क्योंकि दरवाज़ा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अगर आप पुश करेंगे अपने से दूर, तो टार्क जो है काउंटर क्लॉकवाइज क्रिएट होगी, यानी काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में क्रिएट होगी, क्योंकि दरवाज़ा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। Conceptual question number 2.9. Explain the warning never use a large wrench to tighten a small bolt. छोटे बोल्ट दैट इज छोटे नेट को टाइट करने के लिए हमेशा ये मना किया जाता है कि लार्जर लेंथ का रेंज है वो यूज़ ना करें। ऐसा क्यों किया जाता है? छोटे बोल्ट दैट इज छोटे नेट को टाइट करने के लिए लार्जर रेंज को यूज़ करने से मना इसलिए किया जाता है क्योंकि रेंज का जो लेंथ है वो लार्जर है। इसका मतलब क्या है? मोमेंटम लार्जर है। जैसे कि हम देख लेते हैं इस फार्मूले के अंदर, आप ज़रा देख लें, ये टार्क का फार्मूला है। जब हम नेट को टाइट या लूज़ करते हैं तो उस पर जो फोर्स लग रही है वो उसको हम कहते हैं टार्क। तो टार्क इक्वल होता है मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय फोर्स, या फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंटम, इस तरह भी लिखा जाता है। फार्मूला दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। सो उस रेंज का लेंथ अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम ज़्यादा है। जब मोमेंटम ज़्यादा होगा तो उसके अंदर टार्क ज़्यादा पैदा होगा। नेट या बोल्ट तो छोटा है, लेकिन वो जो टार्क अप्लाई हुआ है वो हैवी है, वो लार्जर है। सो स्मॉल बोल्ट या स्मॉल नेट को हैवी टार्क या लार्जर टार्क के ज़रिए अगर आप उसको टाइट करेंगे तो वो जो नेट है, वो जो छोटा सा जो बोल्ट है, वो
उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, वो टूट जाएगा या वो डैमेज होगा। इसलिए छोटे बोल्ट या छोटे नट को टाइट करना हो या खोलना है तो हमें स्मॉलर लेंथ का रेंच इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसी के बराबर टार्क अप्लाई हो जाए। अगर बड़ा नेट है तो उसको खोलना है या टाइट करना है तो हमें लार्जर लेंथ का रेंच इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि बड़े बोल्ट को खोलने के लिए हमें लार्ज मोमेंटम चाहिए, छोटे बोल्ट को या नट को खोलने के लिए हमें स्मॉल मोमेंटम चाहिए। तो इसलिए उसी रेंज का टार्क अपने अप्लाई करना है। अगर एक बॉडी है वो 1 kg बर्दाश्त कर सकती है, अगर उसके ऊपर आप 5 kg चढ़ाएंगे तो क्या हो, वो दब जाएगा, वो टूटेगा या वो कंप्रेस होगा या वो डैमेज होगा। सिमिलर केस यहाँ पे भी है। अगर नेट बोल्ट छोटा है तो स्मॉलर लेंथ का आप रेंज इस्तेमाल करें ताकि टार्क कम अप्लाई हो और वो डैमेज ना हो, वो ब्रेक ना हो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2.10, द लास्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट। A central force is one that is always directed towards the same point. Can a central force give to a torque about that point? Central force के कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सैटेलाइट हमारे अर्थ के गिर्द चक्कर क्यों लगाते हैं? क्योंकि सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स में तब्दील होकर उस सैटेलाइट के ऊपर लगती है तो वो सैटेलाइट सर्कल में मूव करता है। सिमिलरली हमारी जो ज़मीन है और अदर प्लैनेट्स सन के गिर्द क्यों चक्कर लगाते हैं? क्योंकि सन और प्लैनेट के दरमियान या सन और हमारे अर्थ के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ज़मीन को सन के गिर्द चक्कर लगा रही है। सिमिलरली अगर आप एक धागा ले लें, उसके एंड पे आप एक पत्थर बांध दें तो उसको आप घुमाएं तो धागे के अंदर जो फोर्स ऑफ टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में तब्दील होगी, फिर उस पत्थर पे लगेगी, वो उस पत्थर को सर्कल में मूव कराएगी, एंड सो ऑन। और हम ये भी जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स दैट कंपेल्स द बॉडी टू मूव इन सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने पे मजबूर करती है। सेंट्रल फोर्स टार्क पैदा नहीं कर सकती। अभी एग्जांपल मैंने दिया है, उन एग्जांपल से हम जानते हैं कि ये जो सेंट्रल फोर्स है वो मोमेंट आर्म के पैरेलल या एंटी पैरेलल एक्ट होती है। मोमेंट आर्म के पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो टार्क का फार्मूला मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर। तो टाउ इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा, RF साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 लिख दें। इन केस ऑफ पैरेलल के केस में मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान जो एंगल है वो होगा हमारे पास 0। तो टाउ इज इक्वल टू RF साइन 0। साइन 0 इक्वल होता है 0 के, तो टाउ इज इक्वल टू RF इंटू 0, तो टार्क की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। सिमिलरली इन केस ऑफ एंटी पैरेलल के केस में मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास 180 का होगा। तो इक्वेशन 1 के थीटा की जगह आप 180 पुट कर दें। नाउ इक्वेशन 1 implies that tau is equal to RF sin 180। साइन 180 इक्वल होता है 0 के। कैलकुलेटर से आप चेक कर लें, तो साइन 180 की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 होगा। सेंट्रल फोर्स मोमेंट आर्म के पैरेलल या एंटी पैरेलल अप्लाई हो जाए तो उस केस में कोई टार्क पैदा नहीं होगा। अभी हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया आपके लिए। डेली लाइफ में हम सेंट्रल फोर्स को, जैसा कि मैंने मुख्तलिफ प्लैनेट स्लाइड्स का मैंने एग्जांपल दिया, और हमारे जो दरवाज़ा है उसका भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। सपोज ये हमारे पास दरवाज़ा है, अब ये हिंज है, ये हैंडल है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हैंडल लगा हुआ है, यहाँ पे फोर्स लग रही, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मोमेंट आर्म होता है। तो फोर्स परपेंडिकुलरली अप्लाई हो जाए मोमेंट आर्म के, तब जाके टार्क क्रिएट होता है, दरवाज़ा ओपन या क्लोज होगा। लेकिन अगर मैं मोमेंट आर्म के पैरेलल या एंटी पैरेलल अप्लाई करूँ मैं फोर्स को, जैसा कि ये दरवाज़ा ऐसे ऐसे खुलता है, तो फोर्स को मैं मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर लगाना चाहिए। अगर मैं फोर्स को ऐसे लगाऊं, मैं ऐसे खींचूं, तो क्या होगा, ये फोर्स बाहर की तरफ होगी। अगर मैं आगे पुश करूं
ऐसे पुल करूं बाहर की तरफ या अंदर पुश करूं तो उस सूरत में दरवाज़ा नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में हमने फोर्स को पैरेलल या एंटी पैरेलल अप्लाई की है। सेंट्रल फोर्स हमेशा मोमेंटम के पैरेलल या एंटी पैरेलल लगती है, इसलिए टार्क पैदा नहीं होगा। टार्क पैदा होने के लिए हमेशा फोर्स मोमेंटम के परपेंडिकुलर अप्लाई होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। लिहाजा सेंट्रल फोर्स के नॉट प्रोड्यूस टार्क।